जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने जीवों के वर्गीकरण, संरचना और विकास से संबंधित गहन अध्ययन किया। अरस्तु ने लगभग 540 प्रकार के जीवों का अवलोकन और वर्णन किया है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण आपको बताएं तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है वो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जो जनक कहे जाते हैं वो लीनियस कहे जाते हैं। आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। यह भी ध्यान आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार है, इनमें से जीवन का भौतिक आधार क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवद्रव्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। या कोशिका का जीवत अंश है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों शामिल होते हैं। पुरकिंजे ने सबसे पहले 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था जीवद्रव्य का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछे, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है यह आपसे पूछा है। मैमल्स का हृदय जो होता है कितने कोष्ठ का होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार कोष्ठ होते हैं। स्तनधारी यानी कि मैमल्स वर्ग के सभी जीवों का हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठों वाला होता है। 4 कोष्ठ इस प्रकार के हैं, दाई अलिंद्र, दाई निलय, बाई अलिंद्र और बाई निलय। ध्यान रखें मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, एक अलिंद और एक अलिंद और एक निलय। मछली में जो होते हैं 2 कोष्ठ होते हैं और उभयचर जैसे मेढक में 3 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद्र होते हैं और एक निलय होते हैं। सरीसृप में आमतौर पर 3 होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं, पक्षी व स्तनधारियों में 4 होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पादप यानी कि प्लांट कोशिका और जंतु यानी कि एनिमल कोशिका के बीच मुख्य अंतर इन तीनों रचनाओं के आधार पर होता है। क्या क्या, कोशिका भित्ति, पड़हरित और सेंट्रियोल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है या सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका को कठोरता देती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पड़हरित की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होता है, केवल पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। और सेंट्रियोल की बात करें तो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में प्रायः अनुपस्थित होता है या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडिकल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग है जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। डीएनए की डबल हेलिक्स कुंडली का पता किसने लगाया था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग कई बार पढ़े तो उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी का जवाब आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की। तो उन्होंने डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वो एक अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो है आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना, संरक्षित करना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसका प्रमुख कार्य है, यानी कि आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरएनए कहां पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए एक एकल सूत्रीय न्यूक्लिक अम्ल होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कोशिका में कई स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से राइबोसोम में उपस्थित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों का पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि गुणसूत्र किस प्रकार अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उन्होंने विरासत के नियमों लॉ ऑफ हेरिडिटी को स्थापित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 होती है, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े 44 गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्वायत्त गुणसूत्र होते हैं, और 2 गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये होता है XX जो कि महिलाओं में होता है, XY जो होता है पुरुषों का गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में होने वाली आनुवंशिक रोग कौन से हैं। मनुष्य में होने वाली आनुवंशिक रोग कौन से, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी वर्धनता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जो है आनुवंशिक रोग हैं, आनुवंशिक रोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है आपसे, क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। आपके ऑप्शन है या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, या आनुवंशिकी की इकाई है, या गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम का संश्लेषण किसने किया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने 1960 के दशक में जीन का कृत्रिम संश्लेषण करने में सफलता प्राप्त की थी। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृत्रिम रूप से आरएनए और डीएनए अनुक्रमों की लैब में निर्मित किया। इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटर का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार वह जीव अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपनी संतति उत्पन्न करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पूरे शरीर को ढकती है और लगभग 16% शरीर भार बनाती है। यह शरीर को संरक्षण, तापमान नियंत्रण, उत्सर्जन और संवेदना जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं में मदद करता है। चलते हैं अगले
प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है जिसका प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसिटिलीन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरे यानी कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अक्सर एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त होती है। जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाया जाता है तो यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक वर्धांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। एक वर्धांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल व हरा। वर्धंतता में व्यक्ति कुछ रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है। सबसे सामान्य प्रकार है लाल हरा वर्धांतता। इसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता। यह आंशिक दृष्टि दोष है, ना कि पूर्ण अंधत्व या अनुमानसिक रोग है और एक्स गुणसूत्र से जुड़ा होता है। पुरुषों में अधिक सामान्य होता है क्योंकि उनके पास एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वास्तविक मछली कौन सी है। वास्तविक मछली कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोकैम्पस जो है वास्तविक मछली है। हिप्पोकैम्पस को आम भाषा में सी हॉर्स कहा जाता है। यह एक वास्तविक मछली क्योंकि इनमें मछली के सभी लक्षण होते हैं, जैसे कि गलफड़े से श्वसन, पृष्ठवंशी, जल में जीवन, फिन की उपस्थिति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना में किस संघ का अंतर्गत रखा गया है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा और यूग्लिना दोनों ही एक कोशिकीय जंतु हैं जो सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। ये दोनों आते हैं प्रोस्टिटा जगत के अंतर्गत और विशेष रूप से प्रोटोजोआ समूह में हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मेढक किस वर्ग का जंतु है। मेढक जो है वह किस वर्ग का जंतु है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्फीबिया। मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। मेढक एक उभयचर जंतु है जो जीवन का मुख्य भाग जल और कुछ भाग थल में व्यतीत करता है। एम्फीबिया वर्ग की विशेषताएं क्या होती, त्वचा नंगी और श्लैष्मिक होती है बिना सल्क के। अंडे जल में देते हैं। जीवन चक्र में लार्वा अवस्था जैसे टैडपोल होती है। फेफड़ों, त्वचा और गलफड़ों से श्वसन करते हैं। ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक, टोड, सैलेमेंडर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों में। त्वचा से भी करते हैं, क्लोमों से भी करते हैं, फेफड़ों से भी करते हैं मेढक, तो इन तीनों से। मेढक एक उभयचर जंतु है और इनकी श्वसन प्रणाली अद्वितीय होती क्योंकि यह जीवन की अवस्था और पर्यावरण के अनुसार 3 अलग अलग अंगों से श्वसन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैनक ने किया था। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्लास नहीं देखे हैं तो अब जाके ग्रुप प्लेलिस्ट बन गया, प्लेलिस्ट में जाकर वो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सी, लैनक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। स्टेथोस्कोप का आविष्कार फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लैनक ने 1816 में किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। बढ़िया प्रश्न, बहुत ज्यादा पूछता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो जल का परिवहन है, ध्यान रखिए, जाइलम से होता है। पौधों में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम पौधों का एक विशेष संवहन ऊतक है जो जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह एक दिशीय होता है, जल केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। बाकी फ्लोएम जो है ऑप्शन में दिया है, फ्लोएम जो है या भोजन मुख्यतः शर्करा का परिवहन करता है, जल का नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाइड्रोफोबिया रोग
उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विषाणु से। हाइड्रोफोबिया एक अन्य नाम जिसका है रेबीज रोग है, रेबीज रोग का है। यह रोग रेबीज वायरस से संक्रमण से होता है, जो कि लाइसा वायरस वंश का विषाणु है। क्या लाइसा वायरस वंश का विषाणु है। यह विषाणु कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, चमगादड़ आदि काटने से या लार के संपर्क में मनुष्यों में प्रवेश करता है। यह रोग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और लक्षणों की शुरुआत में के बाद प्रायः घातक होता है। हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है? तो संक्रमित व्यक्ति को पानी का अत्यधिक डर लगने लगता है, क्योंकि निगलने में कठिनाई होती है और मांसपेशियां ऐंठने लगती है। इसी कारण से हाइड्रोफोबिया जल भय कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विषाणु। विषाणु में जो है वह एंजाइम्स नहीं होते। विषाणु में ना तो कोशिका होती है, ना कोशिका अंगक और ना ही एंजाइम्स होते हैं। ये सजीव कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं और किसी भी प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया नहीं कर सकते। जैसे वह किसी सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, उस कोशिका के एंजाइम्स और संसाधनों का उपयोग करके अपना प्रजनन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का जो तेल है वह किससे प्राप्त होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीड़ से। चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल एक प्रकार का आवश्यक तेल है जो चीड़ की लकड़ी या रेजिन से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक सूत्र जो है पाइनस प्रजाति के वृक्ष होते हैं। इसका उपयोग पेंट और वार्निश में, साल्वेंट के रूप में, औषधियों में, कीटनाशकों और घरेलू मलहों में भी किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खैरा रोग किससे कारण होता है? खैरा रोग जो है वह किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग जो है वह होता है। खैरा रोग मुख्य रूप से धान की फसल में पाया जाने वाला एक पोषक तत्व जनित रोग है, या जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है, जो पौधों की एंजाइम क्रियाओं और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। खैरा रोग में पत्तियां पर भूरे भूरे धब्बे, पीली धारियां व सूखने जैसी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये रहे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब चलिए आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को स्टूडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।